नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पारसरी में। आज एक बहुत लंबे समय अंतराल के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं और जो विषय मैंने ले रखे थे राजयोग के अलग अलग लग्नों के, उसमें से आज सिंह लग्न की बारी थी, लेकिन उस क्रम को तोड़ते हुए आज मैं बात कर रहा हूं मूल नक्षत्र की। और जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो लंबा समयांतराल आया मेरे पिछले वीडियो और इस वीडियो के बीच, उसका कारण आपको समझ में आ जाएगा। आज का वीडियो आपको वह कारण समझा देगा। तो पहले बात कर लेते हैं मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र है और यह नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। केतु के दो और नक्षत्र होते हैं और ये पढ़ते हैं मेष, सिंह और धनु। तो धनु राशि में जो नक्षत्र पड़ता है केतु का, वह मूल नक्षत्र कहलाता है। एक बात है। दूसरी बात यह है कि एक शब्द इस्तेमाल होता है गंडमूल। गंडमूल में 6 नक्षत्र आते हैं और उन 6 नक्षत्रों में एक मूल नक्षत्र होता है। अब सामान्य बोलचाल की भाषा में इन सारे नक्षत्रों को मूल नक्षत्र ही कह दिया जाता है, गंडमूल कहने के बजाय। गांव में कहा जाता है कि मूलों में बच्चे का जन्म हुआ, मतलब मूल नक्षत्र हो सकता है या इसके अतिरिक्त के 5 नक्षत्र हो सकते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? बाकी 5 नक्षत्रों में से या 6 नक्षत्रों में सबसे खतरनाक नक्षत्र होता है मूल नक्षत्र। तो 3 हो गए केतु के नक्षत्र और 3 हो गए बुध के नक्षत्र। केतु के नक्षत्र पड़ते हैं अग्नि तत्व राशियों में 1, 5 और 9 और बुध के नक्षत्र पड़ते हैं जल तत्व राशियों में। अब अग्नि तत्व राशियां कौन सी हैं? मेष, सिंह और धनु। और अगर काल पुरुष कुंडली की बात करें तो ये राशियां धर्म त्रिकोण बनाती हैं। उसी तरीके से 4, 8, 12 ये राशियां मोक्ष त्रिकोण बनाती हैं। तो इसका मतलब हुआ इन मूल नक्षत्रों का किसी न किसी तरीके से संबंध धर्म से है, ध्यान से है, प्राणायाम से। अब मैं बात करता हूं कि बात यह होती है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो विद्वान ज्योतिषी यह बताता है कि बच्चा मूलों में पैदा हुआ है, मतलब केतु या बुध के नक्षत्र में पैदा हुआ है और उसकी मूल शांति करवा दी जाती है, एक पूजा करवा दी जाती है विधि विधान से। ऐसा इसलिए किया जाता है कि चंद्रमा का संबंध बचपन से होता है, तो बचपन में बच्चे के ऊपर या बच्चे से संबंधित उसके परिवार के ऊपर कोई विपत्ति ना आए, इसलिए
चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, वह नक्षत्र कौन सा होगा? कोई ना कोई गंडमूल नक्षत्र होगा, केतु का या बुध का। तो मूलों की शांति करवा दी जाती है। अब अगर केतु या बुध के नक्षत्र में जन्म कुंडली में कोई और ग्रह बैठा हुआ है, तब क्या वह ग्रह अपनी दशा अंतर दशा में कोई परेशानी नहीं देगा? गंडमूल नक्षत्रों की यही विशेषता होती है, वह व्यक्ति के जीवन को संघर्ष में, संकट में बना देते हैं। अब अगर चंद्रमा गंडमूल नक्षत्र में स्थित है, मूल में या 5 किसी अन्य नक्षत्र में स्थित है, केतु और बुध के, तब तो उसकी मूल शांति करवा दी गई। यदि कोई ग्रह इन नक्षत्रों में स्थित है, तब क्या वह खराब फल नहीं देगा? इस पर मेरा उत्तर है, निश्चित रूप से देगा, विशेष करके यदि वह ग्रह व्यक्ति की लग्न कुंडली के लिए अशुभ है। मेरी तुला लग्न है और तुला लग्न में बृहस्पति तीसरे और छठे भाव का स्वामी होकर सबसे अशुभ ग्रह हो जाता है। और यह बृहस्पति मूल नक्षत्र केतु के नक्षत्र में स्थित है। गंडमूल नक्षत्रों में मूल नक्षत्र भी आता है, उस मूल नक्षत्र में स्थित है। अब मूल नक्षत्र कहां आएगा? मूल नक्षत्र आता है केतु का धनु राशि में 0 से 13 डिग्री 20 मिनट, और गुरु की मूल त्रिकोण राशि आती है 0 से 5 डिग्री। तो एक तो बृहस्पति मूल नक्षत्र में हुआ, दूसरे अपनी मूल त्रिकोण राशि में हुआ, और तीसरे वक्री हुआ। करेला नीम चढ़। और जब मेरा बृहस्पति 1 डिग्री 19 मिनट पर है, इस डिग्री के आसपास जब बृहस्पति होता है, तो जो अन्य कुंडलियां बनती हैं जिनको वर्ग कुंडली कहा जाता है, उनमें से भी अनेक वर्ग कुंडलियों में बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण राशि में ही आता है। इस तरह से मेरी लग्न कुंडली का बृहस्पति, जो मेरे लग्न के लिए सबसे अशुभ ग्रह है, मेरी कुंडली का सबसे शक्तिशाली ग्रह बन जाता है। वक्री होने के कारण चेष्टावली, और अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थित होने के कारण स्थान बली, और मूल नक्षत्र में स्थित होने के कारण सर्वनाश करने वाला। उसको अतिरिक्त बल मिलता है जब वह वर्ग कुंडलियों में भी अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो जाता है। अब मेरे जीवन में बृहस्पति की महादशा आ चुकी है। अब बृहस्पति कष्ट क्या करेगा? एक तो आपको ज्योतिष की किताबों में लिखा मिलेगा कि अगर मूल नक्षत्र में है तो इस चरण का ये फल, दूसरे चरण का ये फल, तीसरे का ये, चौथे का ये। मैं आपको दूसरे तरीके से बता रहा हूं जो सटीक होगा। आप यह देखिए कि मूल नक्षत्र में स्थित ग्रह, और विशेष करके तबाव से ध्यान दीजिए, वह अशुभ है तब कुंडली के किन किन ग्रहों से संबंध बना रहा है, और वे ग्रह किन किन भावों से संबंधित है। मेरी कुंडली में बृहस्पति शनि के साथ स्थित है,
जो चतुर्थेश और पंचमेश होकर योग कारक है। इसलिए अपनी महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में संतान और संपत्ति के लिए खराब फल देगा, ऐसा वह कर चुका है। दूसरे उसकी दृष्टि पड़ रही है बुध पर, जो नवम भाव का स्वामी है तुला लग्न के लिए। इस तरह से मेरे पिता का द्योतक हुआ। गुरु महादशा, गुरु की ही अंतरदशा में मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। उसके बाद संतान और पत्नी, मंगल का भी संबंध बृहस्पति से हो रहा है, शनि से भी हो रहा है। तो पिता के साथ साथ पत्नी, संतान और संपत्ति के लिए मरण तुल्य कष्ट बृहस्पति ने मुझे अपनी महादशा में दिया। और इस समय जो मेरे वीडियोज में व्यवधान आ रहा है, उसकी वजह है बृहस्पति का प्रत्यंतर। महादशा है योग कारक शनि की, जो अशुभ बृहस्पति के साथ बैठा हुआ है, मूल नक्षत्र में स्थित, मूल त्रिकोण राशि में स्थित शक्तिशाली बृहस्पति के साथ बैठा हुआ है। तो महादशा हुई योग कारक शनि की, उसमें अंतरदशा हुई शुक्र की। महादशा शुभ, महादशा है पंचमेश चतुर्थेश योग कारक शनि की। शुक्र कुंडली का लग्नेश है, इस तरह शुक्र भी शुभ हो गया। महादशा शुभ, अंतरदशा शुभ। अब आता है प्रत्यंतर, और प्रत्यंतर में आ गए गुरुजी। अब जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं, कल्पना ये करिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मालिक मतलब महादशा स्वामी, जो महादशा का स्वामी है उसके पास मालकियत है उस ऑर्गेनाइजेशन की, मतलब वो हुआ शनि शुभ। उसके बाद उसने एक मैनेजर रख रखा है, वह हुआ शुक्र, मतलब स्वामी फेवरेबल है और मैनेजर भी फेवरेबल है। अब मैनेजर के नीचे कौन आ रहा है? श्रमिक, वह फेवरेबल नहीं है। तो यह बृहस्पति क्या करेगा? अशुभ फल देने की कोशिश करेगा, लेकिन चूंकि महादशा और अंतरदशा शुभ है इसलिए अशुभता काफी कम हो जाएगी। लेकिन फिर भी गुरु के इस प्रत्यंतर में मुझे बहुत भागदौड़ करनी पड़ी। गुरु तृतीय भाव में है, धनु राशि में, शनि उसके साथ है, जिसकी दृष्टि व्यय भाव पर भी जा रही है। इसका मतलब खर्च, अस्पताल के चक्कर। उसका संबंध बन रहा है बुध के साथ, बुध व्यय है, और मंगल अष्टम भाव में स्थित। मतलब क्या है? अष्टम और द्वादश भाव से संबंधित फल इस पीरियड में मुझे मिले। लेकिन इन दुखों की, इन कष्टों की तुलना बृहस्पति महादशा से नहीं की जा सकती। संक्षिप्त में मैं अपनी बात दोहरा रहा हूं। यदि चंद्रमा किसी गंडमूल में स्थित है, मतलब बुध या केतु के नक्षत्र में स्थित है, बचपन में बच्चे के जन्म के समय 1 साल के अंदर किसी विद्वान व्यक्ति से, विद्वान पंडित जी से आप पूजा करवा दीजिए मूल शांति। यदि व्यक्ति बड़ा हो चुका है और जो महादशा या अंतरदशा आ रही है उसका स्वामी गंडमूल नक्षत्रों में स्थित है, तब क्या करना चाहिए? मैंने बताया कि इन गंडमूल नक्षत्रों का संबंध है धर्म त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण से। इसका मतलब इस
इन महादशाओं से, इन अशुभ नक्षत्रों के कष्टों से हमें कौन बचा सकता है? प्राणायाम, ध्यान या पूजा पाठ। तो जब भी इस तरह का कोई समय आए, आप ध्यान की कोई विधि सीख लें, और जीवन में कभी भी सीख लें। इंतजार मत करें कि खराब समय आए, क्योंकि खराब समय, खराब ग्रह आपको सीखने का अवसर भी नहीं देगा। और जब मूल नक्षत्र, गंड मूल नक्षत्र में स्थित किसी ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो, तब आप प्राणायाम और ध्यान के द्वारा अपने कष्टों को कम करें। इनका परिणाम क्या होता है? परिणाम मात्र इतना होता है कि आप उन कष्टों को स्वीकार कर लेते हैं, और जब स्वीकार कर लेते हैं तब वे कष्ट छोटे लगने लगते हैं। ध्यान की अनेक विधियां हैं, इसमें से एक बहुत सरल विधि है श्री श्री रविशंकर जी की सुदर्शन क्रिया। ओशो की कई विधियां हैं, लेकिन अलग अलग आयु के अनुसार उनका उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा मैं एक और विधि बता रहा हूं, वो पूजा की तरह भी काम करेगी और ध्यान की तरह। आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और अपने को जाप आंख बंद करके करें, शांत अवस्था में ढीले कपड़ों में बैठकर करें या लेट कर करें। अगर आपकी उम्र हो चुकी है, कोई दिक्कत है, आप लेट कर करें। अपने को बोलते हुए देखें और मंत्र को सुने, यही ध्यान है। यह एक तरीका और है, आप कोई वीडियो ले लें YouTube पर जिसमें यह मंत्र हो, ओम नमः शिवाय। वीडियो शुरू कर दें, थोड़ी देर आंख खुली रखें और वर्तमान के साथ अपने मन को और शरीर को समायोजित कर लें। उसके बाद धीरे से आंख बंद कर दें, बच्चों की तरह मत करें। पलकों का जबरदस्ती दबाव आंख पर मत लाएं, बिल्कुल सहज तरीके से आंख बंद कर लें और फिर वीडियो की आवाज के साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना शुरू कर दें। 3 मिनट, 5 मिनट, जब तक आप अपने आसपास के माहौल में, वर्तमान में रह सकें, तब तक आप ऐसा करें। आपको अपने कष्ट कम महसूस होने लगेंगे। वही कष्ट जो पहले पहाड़ जैसे लगते थे, राई जैसे लगने लगेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे वीडियोज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सराह रहे हैं, और एक बार फिर से मैं क्षमा चाहता हूँ ये जो व्यवधान आ रहे हैं वीडियोज के बीच में, इसके लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।